नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पांडे क्लासेस चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। फुल डिस्कशन चल रहा है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये 2004 या 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। उसमें जैसे क्वेश्चन आए सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तो याद रखिएगा, जो तैयब मेहता है उनका जब से सबसे फेवरेट चित्र इन विकल्पों के अकॉर्डिंग काली है। काली जो पेंटिंग थी वो लगभग 26 करोड़ के आसपास में बिकी थी, है ना। 26 करोड़ जब उसकी नीलामी हुई थी तो उसका रेट रखा गया नीलामी में 26 करोड़, है ना। 26 करोड़ रुपए में ये काली, 26 करोड़ पॉइंट कुछ था, लेकिन आप एग्जैक्ट मान चलिए 26 करोड़। और ये इन्होंने काली प्रतिमा जो बनाई थी 1989 में बनाई थी, 1989 में बनाई थी ये प्रतिमा। ठीक है। इसके अलावा जो तैयब मेहता हैं, थोड़ा इनको जान लीजिए। तैयब मेहता कहाँ के रहने वाले हैं? इनका जो जन्म गुजरात में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2 जुलाई 2009 में हुई थी मृत्यु इनकी। इसके अलावा अनटाइटल जो इनकी चित्र है, चित्रकला है ना, इनको सरकार के थ्रू पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण, विभूषण नहीं, सॉरी, पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, भूषण कब दिया गया? 2009 में, सॉरी 2007 में। एक बार हम क्लियर कर देते हैं आपको। पद्म भूषण इनको मिला है। पद्म भूषण कब मिला है? 2007 में इनको पद्म भूषण मिला है भारत सरकार के द्वारा। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में की थी, जिसमें मेन मेन नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुदाल एक फिल्म थी। कौन सी? कुदाल। कुदाल फिल्म थी। कुदाल फिल्म में इनको अवार्ड मिला था 1971 में। फिल्म फेयर अवार्ड था। शॉर्ट लिस्टेड फिल्म थी, ये शॉर्ट फिल्म थी, बहुत बड़ी नहीं फिल्म थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कृतियां बनाई हैं, जैसे एक औरत का शरीर कृति के लिए इन्हें जो है स्वर्ण पदक दिया गया था 1965 में ललित कला अकादमी के थ्रू। इनको मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 में कालीदास सम्मान से सम्मानित भी किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति एक थी स्त्री। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दुर्गा महिषासुर मर्दांगिनी पेंटिंग की थी, और उसका जो है इनको लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ के आसपास ये नीलामी हुई थी। तो ये बहुत मतलब छोटे मोटे तैयब मेहता जी नहीं है, कलाकार है ये, है ना। बहुत सारी उपाधि इनको मिली हैं और बहुत सारे अवार्ड इनको मिला हुआ है। गिरती हुई शरीर, है ना, फॉलन फिगर, प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक ये इन्होंने प्राप्त किया था 1965 में। बहुत सारी चीजें इन्होंने प्राप्त किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे। इस तरह हम डिस्कशन करके हर क्वेश्चन पे चलेंगे, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैयब मेहता ने किन शहरों में कार्य किया है? तो देखिए, तैयब मेहता जी जो है, हमारी इकोनॉमिक राजधानी बंबई है और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा काम किया है, और सबसे ज़्यादा समय बंबई में दिया था, उसके बाद दिल्ली में दिए उन्होंने। ठीक है। अगला है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? के एच आरा पूरा नाम इनका है। तो याद रखिएगा, जो के एच आरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थिर वस्तु चित्र के लिए। इसके लिए प्रसिद्ध है, स्थिर वस्तु चित्र के लिए प्रसिद्ध है। के एच आरा मतलब पूरा नाम है कृष्ण हवला आरा। कृष्ण हवला जी आरा ने यद्यपि मानवीय आकृतियों का भी पर्याप्त चित्रण किया है, तथापि पुष्पों एवं स्थिर जीवन के चित्रण में उन्होंने विशेष दक्षता प्रदर्शित की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के एच आर अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो स्थिर वस्तु चित्र के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो ये सबको याद होना चाहिए, याद भी होगा। उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है वो है आपका कोणार्क में। कहाँ पे है? कोणार्क में। ठीक है। आप इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं, एक बार पूरा बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। जबकि मैंने जो बातें थी वो आपको बता दी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा मंदिर किसका है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला या प्लास्टर मूर्तिकला। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है, दिलवाड़ा मंदिर की अगर हम बात करें, ये जो है संगमरमर मूर्तिकला से संबंधित है। संगमरमर मूर्तिकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए पढ़ के। क्वेश्चन ये कहता है, सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, आकार में वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और आकार में त्रिभुजाकार। तो सांची का जो स्तूप है वो आकार में कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। सांची का स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार है। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये सांची का स्तूप रहा, है ना। ये क्या है? सांची का स्तूप। आप देखिए ये कैसा है। अगर हम बात करें, सांची का स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? आप देखेंगे इसको, अगर ध्यान से देखिए,
आकार में अर्धवृत्ताकार है ना, यही क्वेश्चन कह रहा था कि सांची के स्तूप हैं आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में अर्धवृत्ताकार, ये आपको दिख रहा है अर्धवृत्ताकार है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जिला का नाम रायसेन है। क्या जिला का नाम है? रायसेन है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं और देख लीजिए कि जो सांची का स्तूप है वो भारत में मध्य प्रदेश जिले में है, मध्य प्रदेश राज्य हुआ, जिला का नाम रायसेन है और सांची नगर में एक पहाड़ी पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है। नदी का नाम कौन सा है? नदी कौन सी है? बेतवा नदी है, नदी बेतवा नदी है। ठीक है, और भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर है। देशनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध स्मारक है, ये जो अर्ध अर्धवृत्ताकार आप देख रहे हैं इसको, आकार में अर्धवृत्ताकार, तो इसके अंदर बौद्ध जी की कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं। ठीक है, स्तूप के अंदर। और साथ साथ इसका जो निर्माण कराने का जो काम किया था वो अशोक ने किया था, और बाद में इसको जो है इसका जीर्णोद्धार जब इसमें कुछ दोबारा से इसको जो है किया गया, यानी दोबारा से जब बनवाया गया, जीर्णोद्धार किया गया, तो उसमें अग्निमित्र शुंग ने जो है पूरा अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो आप इसे पढ़ चुके होंगे, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। इसके अलावा इसमें भीमबेटका की बात की जा रही है, चूंकि रायसेन जिले में भीमबेटका भी है और सांची का स्तूप भी बना हुआ है, तो लोग जाते हैं, घूमते हैं वहाँ पे। तो हमने भीमबेटका के बारे में आपको बता ही रखा है बहुत सारी बातें कि भीमबेटका की खोज जो है करने वाले हैं विष्णु श्रीधर वाकडकर, और इसे 9 जुलाई 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसमें 600 प्राचीन गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है शिकार नृत्य चित्र, जो गेरू लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादातर भीमबेटका की गुफा में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था उसके पुत्र के द्वारा, मतलब दिल्ली का जो लाल किला है किसके पुत्र ने बनवाया था? तो निश्चित तौर पर अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था, मतलब बाप का नाम पूछा है। तो ध्यान दीजिए, सबको याद है शाहजहां, लेकिन शाहजहां के पिता का नाम क्या था ये भी तो याद रखिए, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, एक बार हम आप लोगों को लाल किला तो सब लोग देखे ही होंगे। करीब 2 किलोमीटर में फैले लाल किले का निर्माण जो है 1638 से 1647 के बीच किया गया था। यह भव्य किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां आप जानते ही होंगे लाल किला के बारे में, सब लोग देखे हैं। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण, आभार चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो पुनर्जागरण के समय हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, यही है माइकल एंजेलो, है ना। ये जो है, जो माइकल एंजेलो हैं, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं और कवि भी हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस राज्य में हुआ था। आपको बता दें माइकल एंजेलो के बारे में, देख लीजिए आप एक बार देख सकते हैं। ये मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। साथ साथ हमने आपको बताया कि देखिए माइकल एंजेलो जो हैं वो पुनर्जागरण युग के कवि भी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे जो फिगर देख पा रहे हैं ये इनके द्वारा बनाया गया था, पिएटा। ठीक है, पिएटा। इसको हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पूरा पिएटा, ये जो फिगर है इन्होंने बनाया था। ठीक है, माइकल एंजेलो ने। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, राजकुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्र के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, समुद्र चित्रण के लिए? तो राम कुमार प्रसिद्ध हैं प्रकृति चित्रण के लिए, इनको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम था। राम कुमार को प्रकृति चित्रण से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। इनका जन्म शिमला में हुआ था और बड़े हुए तो राजकुमार के भीतर आगे चलकर चित्र स्पेट में प्रकट होने वाले आकाशी और धरती के क्षैतिज विस्तार पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने यूनान के खंडहरों और बनारस की गलियों व घाटों में अमूर्त दृश्यांक किए। स्वयं बनारस पर आधारित उनके चित्रों में एक ओर जहां बनारस की गलियों के अनेक यथार्थपरक और छायाभावी रूप हम देखते हैं, वहीं बनारस के घाटों और उन्हें आगे विस्तार भी मिला। अगला क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? तो कुतुब मीनार बनाने में 2-3 लोगों का हाथ रहा है। तो कुतुब मीनार अभी जो न्यू डाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका राइट आंसर लगाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कुतुब मीनार है, आप इसे देख लीजिएगा, कुतुब मीनार है ये। ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक है, ये आपका कुतुब मीनार रहा। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि कुतुब मीनार के लास्ट फ्लोर में कितनी सजावटें की गई हैं ना, सजावटें की गई हैं। देखिए कुतुब मीनार कोई एक शासक नहीं बनाया था,
कुतुब मीनार को जो बनाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो आधार नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। फिर इसके बाद उसने आधार बनाया था, 1199 में शुरुआत किया था। इसके बाद इल्तुतमिश आए, उन्होंने 3 मंजिल इस पे जोड़ी। फिर इसके बाद लास्ट में फिरोज शाह तुगलक भी आए, इन्होंने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार जो है विश्व की सबसे ऊँची धरोहर में शामिल है। साथ-साथ अब ये नई दिल्ली में स्थित है और ये इसकी जो ऊँचाई है वो हम आपको बता दें 72.5 मीटर है, इतनी ऊँची ये मीनार है, ठीक है। और यहाँ पे अज़ान वगैरह लोग करते थे उस टाइम में। और इसका व्यास जो है, व्यास मतलब पूरा गोला जो है वो 14.32 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, कुतुब मीनार के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये विश्व की सबसे ऊँची मीनार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे विश्व मतलब यूनेस्को ने भी शामिल कर लिया विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किसके माध्यम से बनाई गई थी? तो अब आप बताइए, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये आपने नाम सुना ही होगा ना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो टेराकोटा, टेराकोटा इज राइट आंसर हो जाएगा। मृतकों का टीला कहा जाता है, टीला, मृतकों का टीला, टीला ट आ रहा लास्ट में, ट से टेराकोटा याद रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एरोला में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। तो याद रखिएगा कुल 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं हैं। थोड़ा आप डिटेल में समझ लीजिए। अगर कुल गुफाओं की बात कहेगा एरोला में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं। साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 गुफा की अगर हम बात करें, 12 गुफा बौद्ध से जुड़ी हुई हैं, इससे बौद्ध से जुड़ी हुई हैं, 12 गुफा बौद्ध से जुड़ी हुई है। 17 गुफा की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण से, किससे? ब्राह्मण से। 17 गुफा ब्राह्मण से। इसके अलावा 5 गुफा जो बची है, 5 गुफा की अगर हम बात करें, 5 गुफा जो है वो जैन धर्म से जुड़ी हुई है। किससे? जैन जैन धर्म से। तो 12, 17 और 5 आप जोड़ लीजिएगा, 34 गुफाएं हो जाएंगी, ठीक है। एलोरा की अगर हम बात करें, एलोरा की जान कहा जाता है कैलाश मंदिर। अगर आप एलोरा में गए होंगे तो कैलाश यानी शिव जी का मंदिर है और इसका निर्माण किया था राजा कृष्णदेवराय ने किया था, ठीक है। और ये एलोरा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, एमपी में पड़ता है एलोरा गुफा, याद रहेगा। पूरी चीज़ हमने बता दिया। एलोरा में कुल कितनी गुफा है? 34 गुफा हैं। 12 गुफा बौद्ध से संबंधित हैं, 17 गुफा ब्राह्मण से संबंधित हैं और 5 गुफाएं जैन से संबंधित हैं। एलोरा में एलोरा की जान कहा जाता है कैलाश मंदिर को और उसका निर्माण राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यही है आपका एलोरा गुफा और ये कैलाश मंदिर है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं एलोरा के बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक बार इसे आप लोग पढ़ सकते हैं जूम करके, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो अभी हमने बताया कई बार चर्चा की, एलोरा की जान कैलाश मंदिर है और उसका निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? तो उनका नाम राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय इस राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे एक बार पढ़ भी सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन को। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? हेनसोंग, हेनसोंग ने देखा था। ये गलत टाइप हो गया, हेनसोंग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, आपको पता होना चाहिए। बहुत फेमस है, लोग वहाँ जाके चित्र को देखते हैं। इसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भी कर लिया गया है, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन पूरा। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव मतलब शिव जी का मंदिर है ये, और ये खजुराहो के एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। बहुत पॉपुलर है, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस में शामिल है ये, और ये विश्व हेरिटेज में भी आता है। अगला क्वेश्चन कहता है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। क्या हो जाएगा उत्तर? बीजापुर। तो गोल गुंबज कहाँ पे? बीजापुर में है, याद रखिएगा इस बात को। आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही गोल गुंबज है, ठीक है। ये कहाँ पे? विजयपुरा या विजापुरा बोल सकते हैं या विजयपुरा बोल सकते हैं। और ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये विजयपुरा, विजयपुरा कह सकते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे है ये, याद रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ बात कर लें आपसे, आप देख ही लिए होंगे कि कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है और विजयपुरा जिला में है, ठीक है। इसमें नोट करने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे ये गोल गुंबज हमने बता दिया कि ये आपका विजयपुरा में है और ये सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। और इसका जो निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह, यानी सॉरी मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है ना, इनका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है।
और ये जो है अब तक का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो है सेंट पीटर बेसिलिका के बाद दूसरा स्थान इसका रखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो सब इसका राइट आंसर जानते हैं, राजा सवाई सिंह, या इन्हीं का नाम है राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, है ना। जयपुर के शासक थे, इन्होंने 4 वेधशालाएं बनाई हैं, कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। और चारों जगह जंतर मंतर है ना। यह वेधशाला उस समय ग्रह नक्षत्र आदि की दैनिक स्थिति देखने के लिए बनाई गई थी। अनेक पाषाण यंत्र भी उसमें प्राप्त हुए हमको, जैसे सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र। अगर हम इसकी बात करें तो ये दिल्ली में आपका दिख रहा होगा, दिल्ली में है ना। दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्थित है जंतर मंतर। ये आप जयपुर का जंतर मंतर देख पा रहे हैं, जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर है। ये आप देख पा रहे हैं वाराणसी की जंतर मंतर है, वाराणसी, ठीक है। 5 वेधशालाएं थी, जिसमें आपका जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, ठीक है। तो ये सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई है ये सारी। इस वेधशालाएं थी, इसमें आप बेसिकली जो है, जैसा कि आप अगर इलाहाबाद गए होंगे तो जवाहरलाल नेहरू करके एक बना हुआ है, उसमें वेधशाला मतलब नक्षत्र वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, वही चीज़ यहाँ पे भी थी, यही सारी चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो निश्चित तौर पे आप इसका राइट आंसर लगाएंगे, हुमायूं का मकबरा तो हुमायूं बनवाएगा नहीं, है ना। तो बनवाएगा कौन? उसका लड़का, और उसका लड़का कौन था? अकबर था, आप लोग जानते हैं अकबर। हुमायूं का मकबरा, और ये दिल्ली में पूज्य सूफी संत हजरत निजामुद्दीन अवालिया की दरगाह के ठीक सामने वाली सड़क पर उस पार स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के जो पुत्र थे अकबर ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, विक्टोरिया टावर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर। ध्यान दीजिएगा, जो विक्टोरिया टावर है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित यह 37 मीटर ऊंचा स्तंभ महाराजा कुंभ, याद रखिएगा राजा का नाम क्या है? महाराजा कुंभ ने 1440 में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में यादगार के रूप में बनवाया था। इसकी स्थापत्य कला देखने लायक है। तो विक्टोरिया टावर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में पड़ता है। ये 37 मीटर ऊंचा स्तंभ है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ये पौराणिक, इन्होंने ही रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की चित्र बनाया, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ? बम्बई, कलकत्ता, पटना, बड़ोदरा। तो 1890 ग्रुप बड़ोदरा में गठित हुआ था। कहाँ पे? बड़ोदरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली और बम्बई के 12 कलाकार 25-26 अगस्त 1962 को भावनगर में जे पांड्या के घर इकट्ठे हुए। जे स्वामीनाथन ने भावनगर में ही ग्रुप 1890 का घोषणा पत्र तैयार किया, है ना। ये ग्रुप बना था 1890 का ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। तो 1890 ग्रुप समूह के हिम्मत शाह हैं, ना। और भी हम जान लेते हैं, 1890 ग्रुप में कुल 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। कलाकारों में जे राम पटेल, जे स्वामीनाथन, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, एरिक वोवेन, ज्योति भट्ट, राजेश मेहरा, एम रंपा नायडू, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल और यस जी निगम, ठीक है, इतने लोग थे। कुल 12, 1890 में जो ग्रुप बना था वो 12 सदस्यीय ग्रुप बना था। कितने सदस्य? 12 सदस्य। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कलाकार था? तो आप याद रखिएगा इस ग्रुप का कौन था, उनका नाम था जी एम शेख। इनका पूरा नाम अगर आपको बताना चाहूँगा तो गुलाम मोहम्मद शेख इनका पूरा नाम है। ये जो है प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कलाकार थे। गुलाम मोहम्मद शेख सुपरिचित चित्रकार, अध्यापक और कलाकार, इतिहासकार, गुजराती में लिखी कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है किसकी है? पीटर पोलॉक की है, जैक्सन पोलॉक की है, हेनरी मैट्रिस की है, या हेनरी मूर की है? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मैट्रिस। हेनरी मैट्रिस इज राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? हेनरी मैट्रिस इज राइट आंसर। आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग, अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी अनुवाद आप लोग बताइए। जॉय मतलब आनंद, तो जीवन का आनंद, जीवन का आनंद बोल सकते हैं जॉय ऑफ लाइफ,
इसको बनाने का जो श्रेय जाता है, नामक पेंटिंग बनाया था हेनरी मैट्रिस। 1906 में मातिस की द्वितीय एकल प्रदर्शनी हुई जिसमें चित्र, रेखांकन, लिथोग्राफ्स, छोप चित्र, मूर्तियां आदि विविध कला कार्य प्रदर्शित हुआ। उसी काल मातिस ने अपना एक महत्वपूर्ण चित्र जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ नामक लाइफ सालो द अंदेपादा में प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन कहता है किस लीचिंग ग्रास नामक पेंटिंग किसने जो है लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? मोनेट, मैनेट, रेनोइज या डेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई तो वो उसका मतलब लंचिंग ग्रास मतलब समझते हैं तृण पर भोजन, तृण पर भोजन इसका हिंदी रूपांतरण होता है तृण पर भोजन, लंचिंग ग्रास। तो इसको बनाया है मैनेट ने इसको बनाया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। आधुनिक चित्रकला के इतिहास में 1863 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई जिसमें प्रदर्शित एक द्वार माने जाने का तृण पर भोजन लंचिंग ग्रास एक कटु आलोचना का विषय बना रहा। तो अगर क्वेश्चन पूछे लंचिंग ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई थी तो मैनेट ने बनाई थी। मैनेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो सभी लोग जानते हैं अजंता के जो चित्र हैं वो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और ये आपका अजंता कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में पड़ता है। और यहाँ पे बुद्ध के जीवन है, जातक कथाएं वगैरह के बारे में सारा चीज़ बताया गया है। तो ज़्यादातर जितनी भी गुफाएं हैं उसमें बुद्ध के जीवन के बारे में ही बताया गया है। अलंकारिक आलेखों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में बुद्ध के विभिन्न चित्र और परिवर्तित धर्म चिन्ह सम्मिलित हैं। साथ ही बुद्ध के जन्मांतर की जीवन कथाएं यानी जीवन कथाएं तथा जातक कथाएं इन गुफा में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में आपको पता है क्या है? गुफा संख्या 1 में किसका फिगर बनाया गया है? पद्मासानी, ठीक है। अवलोकितेश्वर पद्मशाणी का फिगर है। गुफा संख्या 16 में मर्दासन राजकुमारी। 17 में क्या है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भिक्षक बने हैं बुद्ध। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? सबको पता है माउंट आबू में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो माइकल एंजेलो ने बनाई थी। डेविड की मूर्ति जो बनाने का काम किया है, डेविड की मूर्ति मूर्तिकार ने बनाई है, माइकल एंजेलो ने बनाई है। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए? तो ईसयूत, क्या नाम है? ईसयूत। इन्होंने बिंदु चित्रण पद्धति स्टार्ट की है। ईसयूत। विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन यह सोरा की अंकन पद्धति की विशेषता है थी। यह धब्बे नियंत्रण पूर्वक पूरे पट पर एक से लगाए जाते थे, ठीक है। तो याद रहेगा आपको बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने का श्रेय कौन है? ईसयूत है। कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार है? कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार है? बार्टचेली, मेडिसी, हेनरी मैटिस या रिनाव? तो आप इसका राइट आंसर लगाइए हेनरी मैट्रिस। हेनरी मैटिस कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार है ना? अगर फासिज्म कलाकार का नाम आएगा तो हेनरी मैट्रिस। फासिज्म कलाकार हेनरी मैट्रिस। जीवी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है? तो उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, आप याद रखिएगा, जीवी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है सेंट एंड्रूज में विवाह। सेंट एंड्रूज में विवाह। अगला है अमृता शेरगिल की माँ का नाम बताइए? तो अमृता शेरगिल की माँ का नाम यानी माँ हंगेरियन थी और उनके पिताजी भारतीय थे, है ना। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी में की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था और इनके पिता भारतीय और माता हंगेरियन थे। याद रहेगा, अमृता शेरगिल की माँ तो हंगेरियन थी और उनके पिताजी भारतीय थे। और अमृता शेरगिल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1913 में हुआ था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अमृता शेरगिल जो है यामिनी राय से मोटिवेट हैं, प्रोत्साहित हैं। अमृता शेरगिल को प्रोत्साहित किया किसने किया है? तो यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? अगला क्वेश्चन यही बन गया। तो हमने बता ही दिया अभी, अमृता शेरगिल के काम को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है? यामिनी राय को या जामिनी राय को। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो संथाल परिवार। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। क्या राइट आंसर मेरा? राइट आंसर हो जाएगा संथाल परिवार। संथाल परिवार इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? सैलोज मुखर्जी है एक आकारवादी, रंगवादी, घन चित्रणवादी, प्रभाववादी। तो याद रखिएगा जो सैलोज मुखर्जी हैं वो प्रभाववादी हैं। कौन है? प्रभाववादी। और साथ साथ जान लीजिए प्रभाववादी को ही अभिव्यंजनवादी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिव्यंजनवादी। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। सैलोज ने पूर्व और पश्चिम की कला का समन्वय स्थापित किया। उनके प्रारंभिक चित्र राजपूत तथा मुगल शैली पर आधारित हैं, परंतु बाद के चित्रों में अभिव्यंजनावादी या प्रभाववादी के दृश्य पाए गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो चित्र थे वो राजपूत या मुगल शैली पर आधारित थे, लेकिन बाद के चित्र अभिव्यंजनावादी और प्रभाववादी अपनाए गए हैं। आगे है अवनींद्र नाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? तो आपको पता ही है, अवनींद्र यानी अवनी बाबू जो हैं जल रंग तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अवनी बाबू जल रंग तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। याद रहेगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ साथ जान लीजिए 1903 में जापानी कलाकार योकोहामा तेकान और शिहिदा सुनोरो जो भारत आए थे, अवनी बाबू से मिले और उन्होंने जापान और ब्रितानी जल रंग तकनीकी के मिश्रण से एक नया प्रयोग किया और पूरब तथा पश्चिम जल रंग तकनीक का संश्लेषण किया। ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है रामचंद्र नायर के द्वारा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र नायर के द्वारा ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है रामचंद्रन नायर के द्वारा। बीसी सान्याल थे किसके समकालीन? तो बीसी समकालीन की अगर हम बात करें, बीसी सान्याल अमृता शेरगिल के समकालीन थे। अमृता शेरगिल इज राइट आंसर। बीसी सान्याल अमृता शेरगिल के समकालीन थे। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में वर्तमान में 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं अजंता में? 30 गुफाएं हैं। और अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? प्रकाश में 1918 से 1920 की 1819 से 1820 के दौरान आई। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? तो 1819 में, 1819 से 1820 के दौरान आई थी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं। इसकी पूरी कहानी है कि जो है आप पढ़ लीजिए एक बार। अजंता के इन गुफाओं का पता बड़े नाटकीय ढंग से चला। 1819-20 में एक सैनिक टुकड़ी ने हैदराबाद और बम्बई के बीच एक गांव की सीमा पर हमला किया। ग्रामीणों ने डट कर उनका मुकाबला किया, उनके पीछे और उन्हें पीछे ढकेल दिया। एक दिन एक सिपाही अपनी बंदूक लेकर शिकार की खोज में निकला। चलते चलते वह बड़ी दूर निकल गया। उसे एक लोमड़ी सी दिखाई दी। लोमड़ी की खोज में वह एक ऊंची चट्टान पर जा पहुंचा। लोमड़ी तो कहीं नहीं दिखाई दी, परंतु नीचे घाटी में उसे एक गुफा जैसी चीज दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महान कलाकृतियां सुनसान निर्जन स्थान में खामोश पड़ी थी। ठीक है, अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? तो निश्चित तौर पे आप इसका राइट आंसर लगाइए, बौद्ध धर्म पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इसमें बौद्ध की ज़्यादातर सारी चीज़ें, उनकी जातक कथाएं वगैरह सब कुछ दी गई हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह तो तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो जो अजंता की चित्रकारी की जाती थी उसका भित्ति चित्र तैयार करने के लिए, जैसे अभी है दीवार पे आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस पर सीमेंट लगवाते हैं, पीओपी वगैरह तभी ना होता है। तो उस टाइम ये सब चीज़ें थी नहीं, पत्थर था। तो पत्थर पे कैसे चित्र बनाया जाता था? चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर मिला के उस पर लेप लगा दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? कई बार बताया गया, महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? 4। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? तो आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थानी जो चित्रकला है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, इसको याद रखिएगा। अगला है राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय राधा और कृष्ण की पेंटिंग ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा विषय किसी का भी रह सकता है। तो राजस्थानी पेंटिंग का जो पसंदीदा विषय था राधा कृष्ण का चित्रण। इस शैली में प्रायः नायिका भेद, राग रागनी चित्रावली या राग माला चित्रों में कृष्ण और राधा को आदर्श प्रेम या प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहाड़ी पेंटिंग है वो विलंबित 18वीं और 19वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, 18वीं और 19वीं शताब्दी। पहाड़ी पेंटिंग 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो याद रखिएगा, पेंटर की अगर बात किया जाएगा उस्ताद मंसूर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे जहांगीर के समय की तो
बहुत से लोग, जैसे अब मैंने नाम बताया, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, मंसूर थे, ये लोग पेंटर थे। अगर मनोहर को जो है पशु चित्रण में, मनोहर जो है उनको पशु चित्रण में ज़्यादा उनका मन लगता था। उस्ताद मंसूर और मिस्किन को पक्षी चित्रण में उच्च स्थान मिला था। मंसूर और मिस्किन इसके साथ, इन दोनों को जो है चित्र अगर आप बनाना है तो पक्षी वगैरह का दे दीजिए। और गोवर्धन, मनोहर, दौलत, उस्ताद मंसूर थे। मनोहर को जो है पशु चित्रण में बहुत ज़्यादा लगाव था। मनोहर को आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है किसकी? तो याद रखिएगा, कांसा की मूर्ति थी ना, कांसा इज राइट आंसर हो जाएगा। और उस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो में 2 तवंगी मृत्तिका की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई जिसमें 9 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। इनमें इनमें क्या है, एक प्रतिमा में युवती के लंबे हाथ तथा पैर अनुपात रहित हैं। बाईं भुजा में यह युवती कोहनी तक मोटे कड़े पहने है। इसका दाहिना हाथ कमर पर है और बायां हाथ पैर ताल देने के लिए मुद्रा में मुड़ा है। तो ये मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य प्रतिमा मिली थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है, राजपूत शैली के चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो राजपूत शैली का जो चित्र है उसको हम लोग राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जानते हैं। राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? प्रगतिवादी कलाकार का जो घोषणा पत्र है वो लिखने का काम किया था एफ एन सुजान। किसने लिखा था? एफ एन सुजान। थोड़ा सा जान लीजिए सुजान के बारे में, एफ एन सुजान के बारे में जानकारी जान लीजिए। प्रगतिवादी कलाकार का समूह का जो घोषणा पत्र है वो एफ एन सुजान ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सूजा पैक के बारे में, सूजा पैक में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे और उनका काम ग्रुप की विचारधारा और उद्देश्यों के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। और एफ एन सुजान ने ही ईसा मसीह का चित्र भी बनाया। इन्होंने ही ईसा मसीह का चित्र बनाया। किसका? ईसा मसीह का चित्र बनाया। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने पेंट किया? क्या पेंट किया? किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? तो याद रखिएगा, एफ एन हुसैन ने। एफ एन हुसैन ने ये पेंट किया था। एफ एन हुसैन ने, थोड़ा सा जान लीजिए। एफ एन हुसैन की हम पूरी हिस्ट्री ही खोल देते हैं, इंपॉर्टेंट है एफ एन हुसैन। ठीक है, एफ एन हुसैन के बारे में जान लीजिए। एफ एन हुसैन जो है सबसे पहले लैंप और मकड़ी के बीच वाला जो है इन्होंने चित्रकारी किया था, 1958 के आसपास इन्होंने किया था। इसके अलावा एफ एन हुसैन ने 2 स्त्रियों का संवाद नाम पेंटिंग की थी 1957 में। ठीक है, हम आपके हैं कौन ये मूवी थी जिसमें माधुरी दीक्षित रोल कर रही थी, तो एफ एन हुसैन ने इसको 67 बार देखा था। घोड़ा का चित्र इन्होंने बनाया था 1958 में, एफ एन हुसैन ने। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने दुपट्टों में 3 औरत का फिगर बनाया था। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें, नीली रात की जो पेंटिंग है इन्होंने किया था। 100 करोड़ का सौदा इन्होंने जो है स्वरूप श्रीवास्तव से लिया था। ठीक है, फिल्म इनकी है एफ एन हुसैन की थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, जो पूछा गया है। और ये 1968 में स्वर्ण पदक इनको मिला था बर्लिन की फिल्म महोत्सव में, इसी के लिए। ठीक है, साथ साथ प्रगतिवादी समूह का चित्रकार जो है पेरिस में बस गए ऐसे रजा जो थे वो बिंदु चित्रकार भी बनाए थे, है ना। मीनाक्षी जो मूवी थी जिसमें तब्बू हीरोइन थी, उसको इन्होंने डायरेक्ट किया, बनाया, चित्रकारी की। पहला सितारा। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था एम एफ हुसैन का जन्म, वो महाराष्ट्र में एक पड़ता है पठारपुर। ठीक है, लेकिन जो है किशोरावस्था इनकी इंदौर में बीती। 1915 के बाद वो इंदौर में आ गए, एमपी में आके बस गए। और ये सुलेमानी बोहरा गरीब परिवार से संबंधित थे, बहुत पैसे रुपए वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष किया और जाके उन्होंने आखिरकार एक नाम कमाया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो जो जमीन है चित्र बनाने का काम एफ है एम एफ हुसैन ने किया है। एम एफ हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्त्री संवाद अभी हमने बताया, मकड़ी और लैंप के बीच, जमीन, दुपट्टा में 3 औरतें, नीली रात, घोड़ा, कुछ ऐसे चित्रकारी हैं जो इन्होंने स्वयं बनाया है। थ्रू द आइज
ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? तो एम एफ हुसैन ने बनाया है, एम एफ हुसैन। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म एम एफ हुसैन की है। 1968 में हुसैन ने लघु फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर को बर्लिन फिल्म महोत्सव में भालू यानी बियर, स्वर्ण बियर यानी गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद होना चाहिए ईसा मसीह का चित्र जो बनाया है वो कलाकार हैं, उनका नाम क्या है? एफ एन सुजान, एफ एन सुजान। क्या नाम है? एफ एन सुजान। याद रहेगा? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जान लीजिए एफ एन सुजान के बारे में। ये जो है प्रगतिवादी कलाकार समूह का जो घोषणा पत्र है वो एफ एन सुजान ने ही प्रस्तुत किया था। प्रगतिवादी को ही हम लोग कहते हैं सूजा पैक्ट। क्या बोलते हैं? सूजा, सूजा, सूजा पैक्ट या पैक, सूजा पैक। सूजा पैक यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे ये। एफ एन सुजान जो थे वो सूजा पैग या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे और उनका काम ग्रुप की विचारधारा और उद्देश्यों के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। और अभी हमने बता ही दिया है कि एफ एन सुजान ने ही ईसा मसीह के चित्र बनाए थे। ये सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? आरा, गैटोन्ड, रजा या सुजान? तो प्रगतिवादी समूह के चित्रकार जो पेरिस में बस गए वो रजा थे। कौन थे? रजा, एस एच रजा, पूरा इनका नाम है एस एच रजा, एस एच रजा, है ना, आर ए जे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। पैग और कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों की एक संयुक्त प्रदर्शनी 1950 में बंबई में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के पश्चात अक्टूबर 1950 में रजा फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति मिलने पर पेरिस चले गए। एस एच रजा इनका पूरा नाम था। और यही जो है बिंदु चित्रकार, अगर बिंदु चित्रकार किसने बनाया है? बिंदु चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं एस एच रजा। ठीक है, प्रगतिवादी समूह का चित्रकार जो पेरिस में बस गए वो एस एच रजा हैं और एस एच रजा ही बिंदु चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं, बिंदु चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं एस एच रजा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के लिए किस चित्रकार, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो अभी मैंने बताया ही इनको है एस एच रजा, एस एच रजा इज राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु एक सीख सिंबल है। बिंदु क्या है? एक सीख सिंबल है, एक बीज की तरह है जो बीज भी है और प्रतीक भी, दोनों ही है। आगे है एफ एन हुसैन, एफ एन हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन जो फिदा हो जाया करते थे, तो उनके बारे में बोला जा रहा है। एफ एन हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए सौदा किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था, वो किसके साथ किया था? वह स्वरूप श्रीवास्तव के साथ इनका सौदा था 100 करोड़ का। देखिए मकबूल फिदा हुसैन जो है बहुत मतलब एक प्रकार से फिदा आदमी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए है। एफ एन, इन्होंने लैंप और मकड़ी के बीच का चित्र बनाया था। इन्होंने दो स्त्रियों का संवाद की पेंटिंग की है, जमीन की पेंटिंग की है इन्होंने। और हम आपके हैं कौन जो माधुरी दीक्षित की मूवी थी जिसको 67 बार इन्होंने देखा था, घोड़ा का चित्रकारी इन्होंने किया था, नीली रात का चित्रकारी किया था। इसके अलावा दुपट्टा में 3 औरतें उसका चित्रकारी किया है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है पंढापुर, और बाद में जो है ये 1915 के आसपास आ गए इंदौर में, मतलब किशोरावस्था में इंदौर आ गए। और चूंकि इनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, गरीब परिवार था, सुलेमानी बोहरा गरीब परिवार में ये जन्मे थे। ठीक है, इनकी बहुत सारी मूवियाँ हैं। थ्रू द आइज आप ए आर्टिस्ट कई बार पूछा गया एग्जाम में है, गजगामनी मूवी है 2000 में आई थी, मीनाक्षी तंबू डायरेक्टर की थी, मतलब तंबू जो है इसमें एक्ट्रेस थी। ठीक है, मोहब्बतें इन्होंने फिल्म में खुद काम किया है एफ एन सुजान ने। तो ये बहुत बहुत इनको अवार्ड वगैरह भी मिला है। ठीक है, बर्लिन में इन्हें थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट के लिए अवार्ड भी मिला है। तो ये कलाकार आदमी है एफ एन सुजान। आगे बढ़िए, तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे? तैयब मेहता की बात की जा रही है। तो तैयब मेहता जो अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे उनका नाम फ्रांसिस बेकोन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फ्रांसिस बेकोन, फ्रांसिस बेकोन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की है? तो पहली बात ये जो है राजकीय शोभा यात्रा का संबंध तो बाघ गुफा से है ना, बाघ गुफा, और यहाँ पे अजंता के बारे में बोला जा रहा था, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, है ना, ये क्वेश्चन क्या हो गया था, आयोग ने गलत मान लिया था। तो थोड़ा हम बता देते हैं बाघ गुफा के बारे में आपको। बाघ गुफा आपको पता होना चाहिए धार जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धार जिला मध्य प्रदेश में है।
और बाघ गुफा कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा के अंदर कितनी गुफाएं? कुल टोटल 9 गुफा हैं। पहली गुफा का नाम आप जानते हैं, गिरी गुफा बोलते हैं। दूसरी गुफा को गुसाई या पंच पांडु बोलते हैं। तीसरी गुफा को हाथी खाना। चौथी गुफा को रंग महल। पांचवी गुफा को पाठशाला। इसके अलावा 6, 7, 8, 9 जो गुफा है उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो उसका नामकरण कुछ नहीं हो पाया है। तो आप याद रखिएगा। और इसमें कह रहा है राजकीय शोभ यात्रा, तो अब जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है कि राजकीय शोभ यात्रा चित्र अजंता की गुफा में नहीं बल्कि बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 और 5, यानी 4 में कौन था? रंगमहल, और 5 में पाठशाला की बाहरी भित्ति पर अंकित 6 नंबर का दृश्य, छठा दृश्य है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की संख्या की गुफा के चित्र में वर्णित है। तो 1000 की संख्या में जो बुद्ध का चित्र बना हुआ है, भित्ति बनी हुई है दीवार पे, तो वो गुफा संख्या 2 में ही है। अब अजंता के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अजंता की जो गुफा है वो आपकी पड़ती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। गुफा संख्या 1, कुल टोटल 30 गुफा है। कितनी गुफा है? कुल 30 गुफा है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की जो है का फिगर चित्र बना हुआ है। इसके अलावा गुफा संख्या 16 की बात करें तो मरणासन राजकुमारी। गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध की जो है फिगर बना हुआ है। ठीक है, टोटल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। याद रहेंगी। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वो पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? तैल चित्रांकन, देखिए भारत में तो राजा रवि वर्मा किए हैं, लेकिन पहला बोल रहा है ना, विश्व की बात कर रहा है। तो आप विश्व की जब बात करेगा तो आप लगाएंगे जॉन वान आइक, यानी जावेन इक, इनका दोनों ही नाम है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग मतलब हो जाता है, हिंदी में करते हैं तो अलग हो जाता है। तो वह भारत का नहीं है। वो पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? तो जावेन इक, यानी जॉन वान आइक का जो जन्म हुआ था संभवतः 1390 से 1400 के बीच हुआ है। ठीक है, इन्होंने न केवल तैल चित्रण विधि को विकसित कर उसकी संभावनाएं बढ़ाई, वे स्वयं एक महान चित्रकार हैं। लेकिन अगर यही बात अगर भारत के पर्पज से पूछा जाए तो राजा रवि वर्मा आप लगाइएगा। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे अगर आपसे पूछा जाए तो? राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? किल्ली मन्नूर कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। 29 अप्रैल 1848 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनकी मूवी है रंग रसिया, आप लोग जो देखे होंगे, बहुत अच्छी मूवी, अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन अगर पूछे वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया, तो जॉन वान आइक इज राइट आंसर। इनका जन्म हुआ था 1390 से 1400 के बीच में। ये इस टाइम के दौरान ये चर्चा में आए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेम्बार्ट को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामिति चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, या इन सभी के लिए? तो रेम्बार्ट को हम लोग जानते हैं नाटकीय प्रकाश के लिए, है ना। नाटकीय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा, नाटकीय प्रकाश। उन्होंने यानी रेम्बार्ट ने विशेषतः उत्तरायु के चित्रों में प्रकाश का हुबहू चित्रण करने के बजाय उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या उसका केंद्रीकरण किया है। अगला क्वेश्चन कहता है जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो भाई जल से अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आवश्यकता अनुसार जितना मन कहे उतनी बार डुबाइए। आवश्यकता अनुसार इज राइट आंसर। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसने बनवाया है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, राजा सवाई सिंह ने बनवाया है। 6 वेधशालाएं थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जयपुर में, इसके अलावा दिल्ली में, कन्नाट प्लेस में जो पड़ता है आपका, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बनारस में भी एक थी, और आप 3 का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? कहाँ पे? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो चूंकि आपको पता है डीपी राय चौधरी के बारे में, वो अच्छे मूर्तिकार थे, तो उन्होंने ही इसे बनाया हुआ है। सोच समझकर संयोजित श्रम की विजय की चारों आकृतियों एक बड़े काम में जुटे हुए लोगों के शरीर की रचना का सटीक अध्ययन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने बनाया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? देखिए 2004 का हम लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, एन.एस. बेंद्रे के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे जो हैं वो जे स्कूल से संबंधित है, जे स्कूल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंदे जाने जाते हैं इस स्वरूप में
पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं या धातु ढलाईकार हैं। तो प्रगतिवादी समूह के जो गायतुंदे हैं उनको हम लोग जानते हैं, वो एक हैं पेंटर। क्या है? पेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटर। आप इसे कर सकते हैं। गायतुंदे एक नितांत व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, यथार्थ विरत महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित होते गए हैं। यानी वो जो हैं एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे, पेंटर थे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है गर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो गर्निका पेंटिंग सबको याद होगा, पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। थोड़ा हम लोग पिकासो के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जानिए आप लोग, पिकासो का जो जन्म हुआ था वो 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्पेन में। कई बार पूछा गया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1975 में हुई थी, यानी 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ साथ इनके बारे में और जानिए कि इन्होंने जो गेर्निका पेंटिंग बनाई थी पाब्लो पिकासो ने, वो जर्मनी तानाशाही हो रहा था उसके ऊपर इन्होंने कलाकारी की थी। आप इसमें पढ़ सकते हैं पिकासो के की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियाँ का प्रभावनापूर्ण उत्कर्ष उनकी 1937 में बनाए गए विश्व विख्यात चित्र गेर्निका में देखने को मिलता है। यह विशाल चित्र 11/1/2 इंटू 25/1/2 उन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी में स्पेनिश विभाग में रखने के लिए बनाया। वह उनके लिए कई रेखाचित्र, अभ्यास चित्र बनाए। चित्र करीब एक ही नीले रंग में बनाया गया। वह चित्र का विषय जर्मनी तानाशाही आक्रमण द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव गेर्निका का ध्वंस था। ठीक है, हम आपको चित्र भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यही गेर्निका की पेंटिंग है, यानी जो पाब्लो पिकासो ने चित्रित किया था। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लग रहा है आपको? चित्र में देखने से आपको लग रहा होगा कि यह एक नीले रंग में बनाया गया है। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ये कलर जो है नीले रंग में बनाया गया है ना। चित्र का जो विषय है वो जर्मनी तानाशाह, उस समय जर्मनी का क्या तानाशाही चल रहा था, जर्मनी तानाशाही आक्रमणों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव का नाम था ग्रेनिका, है ना। गांव का नाम ग्रेवेनिका था, का ध्वंस, कैसे ध्वंस हो रहा है वो चित्रकारी की गई है। अगर आप इस चित्र को, आप फिगर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। आप देख सकते हैं कि तानाशाही कैसे हो रही है। तो ये पाब्लो पिकासो ने वहां पे इसको चित्रित किया था। चूंकि पाब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे, हमने बताया कि उनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 में हुआ था और 1975 में उनकी डेथ हुई थी। तो वही सारी चीजें हैं, उन्होंने खुद दिखाया कि कैसे ये तानाशाही चल रही थी। तानाशाही थी जर्मनी तानाशाही आक्रमणों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव यानी ग्रेनिका का ध्वंस कैसे लोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं फिगर के जरिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैकस पोलॉक कहाँ के हैं? जैक्सन पोलॉक ये रहने वाले अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। जैसन पोलॉक जो है रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष अवधि में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2875 से 1000 ईस्वी के दौरान ये चर्चा में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता कब चर्चा में आई? तो ये 2875 से 1100 ईस्वी के दौरान। अगला है खजुराहो जो है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो आप याद रखिएगा 1950 से 1050 के दौरान ये जो है बनकर तैयार हुआ खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर के अंतर्गत सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, कौन कौन से मंदिर आते हैं। ठीक है, और खजुराहो मंदिर को हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि कुल 85 मंदिर थे। कितने थे? 85 मंदिर थे टोटल बनाए गए थे, लेकिन अभी जो बचे हैं मात्र 22 मंदिर ही बचे हैं। 85 मंदिर बने थे, लेकिन कितने बचे हैं? अभी 22 मंदिर बचे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये खजुराहो मंदिर का एक झलक है। अब पहले के टाइम में ये जो है चंदेल वंशों के द्वारा बनाया गया था ये मंदिर, और इसमें सबसे बड़ा कंदरिया महादेव का मंदिर है। सभी देवी देवताओं का मंदिर इसके अंतर्गत है, इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है। ये पड़ता है आपका छतरपुर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये जो चित्रकारी की गई है नागर शैली में की गई है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है? देखिए अभी हमने इस पर डिस्कशन किया था, तो खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है? तो ये आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया था, क्योंकि खजुराहो में अगर बात करें, खजुराहो छतरपुर जिला जो पड़ता है उसमें कुल 85 मंदिर हैं और 22 वर्तमान टाइम में बचे हुए हैं। ठीक है, जो कि इस सारे विकल्प में किसी में नहीं दिया गया है।
भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्षों का है। 5000 वर्षों का है इज राइट आंसर। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो माइकल एंजेलो का बना हुआ है। सिस्टीन चैपल जो चित्र बनाया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। और इन्होंने छत के ऊपर जो होता है, छत यानी एक कमरे के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है उसी को छत कहते हैं, तो उस पर इन्होंने कलाकारी की हुई है। सिस्टीन चैपल चित्र जो है माइकल एंजेलो ने बनाया हुआ है। हम आपको चित्र दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही सिस्टीन चैपल फिगर है जो माइकल एंजेलो ने बनाया था। ठीक है। 1508 में दबंग पोप जूलियस द्वितीय से लंबी निष्फल बहस के बाद सिस्टीन प्रार्थनालय की छत पर माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्र बनाना स्वीकार किया, जो 1512 में पूर्ण हुआ। तो ये आप देख लीजिए, यही सिस्टीन चैपल फिगर है जिसका इतना ज़्यादा नाम है। आप देख रहे हैं दीवालों या छत की दीवालों पर तरह तरह का इन्होंने फिगर बनाया हुआ है। आप देखें स्क्रीन पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन पे बना, यानी ये दीवार की जो भित्ति होती है उस पर बनाया गया है। सिस्टीन चैपल फिगर यही फेमस है माइकल एंजेलो का। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में याद भी हो गया होगा। सिस्टीन चैपल जो फिगर किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है और ये 1512 में बनकर पूरे रूप से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हुए सांड के चित्र के लिए, घोड़े के चित्र के लिए, गाय के चित्र के लिए, हाथी के चित्र के लिए। तो सबको याद होगा एम.एफ. हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन घोड़ा के चित्र के लिए फेमस है और हम इनके बारे में आपको कई बार बता चुके हैं। एम.एफ. हुसैन जो थे वो फिदा थे किसके ऊपर? माधुरी दीक्षित के ऊपर। और इन्होंने, उनकी एक मूवी आई थी हम आपके हैं कौन, उसको 67 बार देखा था। उन्होंने बहुत सारे फिगर बनाए थे। मकड़ी और लैम्प के बीच का फिगर 1958 में उन्होंने बनाया था। घोड़ा का चित्र 1958 में बनाया था। नीली रात का चित्र 1959 में बनाया था। दुपट्टे में 3 औरत का चित्र 1958 में बनाया था। इसके अलावा 2 स्त्रियों का संवाद 1957 में बनाया था इन्होंने। ठीक है। लैम्प और मकड़ी के बीच का चित्र जो है 1958 में बनाया था। जमीन का चित्र 1955 में बनाया था। और यही थे जो भारत माता का चित्र बनाए थे नग्न अवस्था में। तो इन बहुत सारा विरोध इनके ऊपर उनको झेलना पड़ा उसी के लिए। ठीक है। और ये 100 करोड़ का सौदा किए थे स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। इनकी बहुत सारी मूवियाँ आई। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट 1968 में इन्हें स्वर्ण पदक बर्लिन फिल्म महोत्सव में मिला था। इसके अलावा इन्होंने मीनाक्षी मूवी बनाई थी। तब्बू जो थी उसकी डायरेक्ट मतलब एक्ट्रेस थी। मोहब्बतें में इन्होंने स्वयं काम किया था। गजगामिनी 2000 में मूवी आई थी। ठीक है। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पहाड़पुर में। फिर बाद में ये किशोरावस्था में 1915 में इंदौर आ गए, इंदौर एमपी। और इनका जो जन्म हुआ था वो सुलेमानी बोहरा परिवार में हुआ था, मतलब बहुत गरीब थे इनके परिवार के लोग। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई है। मिल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। मिल्टिंग वॉच जो पेंटिंग है वो सल्वाडोर दली की है। सल्वाडोर दली। आप मिल्टिंग वॉच देखेंगे, एक बार फिगर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार आप लोग इस फिगर को देखिए, फिर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं मिल्टिंग वॉच यानी पिघलती हुई घड़ी का फिगर कैसा है, इन्होंने कैसे बनाया, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने फिगर देख लिया है। सल्वाडोर दली ने इसका फिगर बनाया था। ये जो चित्र बनाया हुआ है आपको दिख रहा है, ये उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। सल्वाडोर, अब मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, सल्वाडोर सल्वाडोर दली। ठीक है, इनका नाम था। इन्होंने इस फिगर को बनाया था। अब आप देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा अनुमान लगाइए। फिगर को देख के, आप फिगर को देख के अनुमान लगाइए। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि उनका जो चित्र था वो दृष्टि सात्वत, उनकी असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक है। इस प्रसिद्ध चित्र में पिघलती या लचीली या पिघली हुई घड़ियां कपड़ों के समान पेड़ के टहनियों पर सूखने के लिए रखी हुई हैं। आप देख लीजिए, जैसे लग रहा है ना कि घड़ी को कोई सुखा रहा हो। जैसे हम लोग कपड़ा फैलाते हैं और सुखाते हैं, तो वही चीज़ है। कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर, कपड़ा जैसे हम फैलाते हैं, तो वही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है। चित्र को देख के आप अनुमान भी लगाइए और देखते रहिए चित्र, ध्यान से देखिए चित्र। इसीलिए मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ सल्वाडोर दली की मिल्टिंग वॉच का जो पेंटिंग है जो उन्होंने बनाया था। लचीली पिघली हुई घड़ियां कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी हैं। उसके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किए गए हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो है छोटे छोटे, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, है ना, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा दिख रहा है फिगर में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किए गए हैं। एवं एक अजीब मूछ वाला जानवर पास में खड़ा है। क्यों आपको दिख रहा है मूछ वाला जानवर? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक अजीब मूछ वाला जानवर सामने खड़ा है, ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है।
मूछ वाला जानवर है जो सामने खड़ा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? सल्वाडोर दली की पेंटिंग है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया, ये सारा फिगर ऐसा ही है, आप देख सकते हैं ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? एफएम हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो उनका जन्म तो हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में इंदौर आ गए थे। किशोरावस्था के जब वह हुए तो वे इंदौर एमपी में आके बस गए। ठीक है, क्लियर, हमने कई बार बता दिया इनके बारे में, तो डिस्कशन बार बार क्या करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो पिकासो की मृत्यु 1975 में हुई थी। तो 1975 में आप अनुमान लगा लीजिए, तो ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा, है ना, 20वीं शताब्दी। पिकासो की मृत्यु 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में हुई थी। दशक का भी नाम पूछेगा तो 7वां दशक, 7वें दशक में हुई थी 1975 में। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो क्लाउनेट मैनेट ने, यानी सॉरी, सबसे अधिक, अधिक बोला ना, सुंदर बादलों की पेंटिंग जे कांस्टेबल ने की है। जे कांस्टेबल ने की है, इनको रट्टा मान लीजिए। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग करने वाले हैं जे कांस्टेबल। तो इन्होंने जब पेंटिंग किया था तो हिलता हुआ प्रकाश, हवा के झोंकों से झूमते बड़े बड़े बादलों की परछाई आदि का कांस्टेबल के चित्रों में निर्माण निश्चित ही, है ना, राइजेंडल के चित्रों से प्रभावित हुआ था। तो ये तो याद हो जाएगा आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग जे कांस्टेबल ने किया था। अगला है मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो मोनालिसा की पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। शॉर्ट वीडियो में पड़ा होगा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लाल रंग के विभिन्न टोनों में की गई है। और इसको जो बनाने वाला था, लेनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, आपको पता ही होगा। और ये 1503 में इन्होंने बनाया था। लेनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले थे। और ये मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस में है अभी, और इसका जो दाम लगाया गया था 7,162 करोड़। ठीक है, ये 12 साल में मोनालिसा की पेंटिंग बनकर तैयार हुई। लेनार्डो दा विंची कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो देखिए, ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसका आप राइट आंसर लगाइए, घन चित्रण शैली, क्यूबिज्म। ठीक है, इज राइट आंसर, पिकासो के बारे में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? हैदराबाद में, मद्रास में, बम्बई में, नई दिल्ली में। तो पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो बम्बई में हुई थी। आर्थिक राजधानी बम्बई में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी, आयोजन बम्बई आर्ट ऑफ सोसाइटी सेलो में 7 जुलाई 1949 को किया गया, जिसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद ने किया था। आप पढ़ सकते हैं, मुल्क राज आनंद ने किया था। ठीक है, आपको बता दें कि देगा ने अपनी अमेरिकन शिष्या थी मेरी कैसार्ट को भी शामिल किया था। ठीक है, इसमें प्रगतिवादी समूह में। आगे, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? तो बंगाली स्कूल से, और अवनी बाबू की देन है ये। ठीक है, वॉश पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई? तो समुद्र से घिरी हुई है। गेटवे ऑफ इंडिया से अगर आप 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो एलिफेंटा की गुफा आपको दिखेगी। ये 2 विशाल पहाड़ियों को काटकर बनाए गए भगवान शिव महादेव की को अर्पित ये मंदिर वास्तुशास्त्रीय रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ लोग घूमने जाते हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक नाव पलट गई थी जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का डेथ हो गया। आगे बात करते हैं, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्लाउनेट मोनेट है ना। पूरा नाम क्या है इनका, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पूरा नाम इनका क्लाउनेट मोनेट है, और इन्होंने ही वाटर लिली का फिगर बनाया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं। वाटर लिली नामक पेंटिंग की श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर आप लगा दीजिए, मोनेट के द्वारा बनाई गई है। मोने ने 8 चित्रों की अंतिम चित्रमालिका कुमुदनी के फूल वाटर लिली पेरिस के त्वलेरित बगीचे में एक छोटे से तालाब के चारों ओर लगाई। इस चित्रमाला या में कहीं भी जमीन या आसमान को चित्रित नहीं किया गया है। पूरे चित्र क्षेत्र में पानी ही पानी और उसके पृष्ठभाग पर प्रकाश किरणों से चमकते हुए रंग बिखरे फूलों व पत्तों का चित्र है इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यही है वाटर लिली का फिगर, और इसे बनाया है 1916 में
क्लाउड मोनेट ने, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि हमने व्याख्या किया सेम टू सेम वही आपको दिख रहा है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई है? तो ये है क्लाउड मोनेट। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और मैंने आपको फिगर भी दिखा दिया। अगला क्वेश्चन कहता है किस कलाकार ने ताहितियनस ताहितियनस पेंट किया है? कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ऐसा किया है? तो उनका नाम है पाव गोगेन। क्या नाम है? पाव गोगेन ने ताहितियनस पेंट किया है। आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। टाहिटी के चित्रों को गोविन ने अपने पूर्व कथित सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया, किंतु उनमें नया जोश, अनोखी चमक और रहस्यमयता आ गई। तो अगर पूछा जाए किस कलाकार ने ताहितियनस पेंट किया है, तो पॉल गोगेन ने किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे संथाल चित्र, संथाल स्त्री का फिगर किसने बनाया, देखिए दो चीजें, एक संथाल स्त्री तो आप नंदलाल बोस लगाइएगा, संथाल महिला का बोला जाएगा तो यामिनी राय लगाइएगा। ठीक है, संथाल संथाल स्त्री अगर बोले तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने मूल संविधान जो है उसका भी डिजाइन बनाया था, इन्होंने चित्र बनाया था, उसमें चित्रकारी की थी। लिखा तो प्रेम बिहारी रायजादा ने है। संथाल स्त्री की बात करें तो यामिनी रंजन राय यानी यामिनी राय ने किया है। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो मेरी कैसाट, ये शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? मैंने अभी आपको बताया भी था मैरी कैसाट के बारे में, देगा की थी, देगा। प्रभाववादी चित्रकार देगा ने अपनी अमेरिकन शिष्या थी कि शिष्या मतलब स्टूडेंट थी, मैरी कैसाट को भी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया था, है ना। देगा चित्रकार थे प्रभाववादी के और उन्होंने अपनी अमेरिकन शिष्या को भी प्रभाववादी कलाकारों में भाग लेने के लिए शामिल किया था। अगला क्वेश्चन कहता है अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो इन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें जो मंक है यानी इनका पूरा नाम एडवार मंक है। क्या नाम है? अगर पूछा जाए मंक का पूरा नाम, एडवार मंक, है ना। अभिव्यंजनात्मक कलाकार हैं एडवार मंक, याद रहेगा। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम एडवार मंक है और आप इनकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। मुंक की कला समकालीन मानवीय वैचारिक जीवन को समुचित प्रतिनिधित्व करती है। अभिव्यंजनावादी कलाकार की कला का जन्म उनके जीवन के प्रति आत्मीयता में होता है। उसकी कला उसके जीवन के प्रति धारणाओं का दर्पण होती है। ठीक है, अगला है आयरन पिलर कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आयरन पिलर कहाँ पे है? तो अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे घूमने के लिए, वहाँ पे आपने देखा होगा आयरन पिलर खड़ा हुआ। तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये सबको याद होना चाहिए। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप है ये आयरन पिलर। और आयरन पिलर की जो ऊंचाई है वो लगभग 7.21 मीटर है ना, 7.21 मीटर है ये ऊंचाई। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसका जो वजन है, जो आयरन पिलर खड़ा है, अशोक, ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इसका निर्माण हुआ था। अशोक से इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त के टाइम में ये जो है आयरन पिलर बना था और इसका वजन है लगभग 6 टन वजनी है ये। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार अगर आप घूमने जाइएगा तो आयरन पिलर आपको दिखेगा वहाँ पे सामने ही। अगला क्वेश्चन है जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो जामिनी राय की जो पेंटिंग है वो टेम्परा पद्धति में बनी है। किसमें? टेम्परा, इस राइट आंसर हो जाएगा। जामिनी राय की पेंटिंग टेम्परा माध्यम में बनी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं आगे। अगला है अजंता एरोला की गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता और एरोला दोनों की बात कहा जा रही है इसमें। तो 8 3 11 यानी 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अजंता की गुफा आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और एरोला की गुफा भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। साथ साथ इसमें एरोला में कुल 34 गुफाएं आती हैं, 34 गुफाएं आती हैं, जिसमें 17 हिंदू की गुफाएं हैं, 5 जैन की और 12 बुद्ध की गुफाएं हैं। अजंता में आपको पता ही है 30 गुफा आती हैं। और गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का फिगर बना हुआ है। गुफा संख्या 16 में मर्दासन राजकुमारी, 17 में भिक्षुक बुद्ध का फिगर बना हुआ है। अगला है शांति निकेतन। क्वेश्चन क्या है अगला? शांति निकेतन में किस वर्ष, शांति निकेतन के किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती? चित्रकला तो होती है, मूर्तिकला होती है, व्यवसायिक कला और पॉटरी। तो व्यवसायिक कला की उस टाइम नहीं हुआ करती थी, अब ये संज्ञान का विषय होती या नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मिनिएचर पेंटिंग चूंकि आपको पता है मुगल से संबंधित है, जहांगीर के काल में बहुत ज़्यादा ये सारी प्रचलित थी। मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता था, तो ये मुगल से संबंधित हो जाएगा। मुगल मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, महाबलेश्वर, मदुरई।
तो याद रखिएगा, जो सौर मंदिर है वो महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में ये सौर मंदिर है। तो थोड़ा सा आप सौर मंदिर के बारे में जान लीजिए। महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। और सौर मंदिर में शिव और विष्णु जी के का स्टैचू बना हुआ है। और ये जो मंदिर है सौर मंदिर, ये द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में बना हुआ मंदिर? द्रविड़ शैली में। और ये सप्त पैगोडा के अंतर्गत आता है ये मंदिर, जो सौर मंदिर है। सौर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु। चूँकि अगर आप देखेंगे इसका फिगर, तो ये बंगाल की खाड़ी से टच करता है, चेन्नई से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। तो चित्रकारी ऐसी की गई है वहाँ पे, ऐसा बनाया गया है। अगर आप नेट पे देखेंगे, चेक करेंगे, आसपास की लहर वहाँ पर ना आ जाए। तो यही है जो मैंने आपको बताया। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं पूरी। यह दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। 8वीं सदी में निर्मित यह मंदिर द्रविड़ शैली का है। इसमें शिव और विष्णु के चित्र चट्टानों पर उभारे गए हैं। BFA, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जाती है। BFA का पहले पूरा फुल फॉर्म जानिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दी जाती है उस समय, यानी ये 2004 का बना हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको पता होना चाहिए, मदुरई में है ना? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी यानी पार्वती जी का रूप। और मीनाक्षी मंदिर में ही आपको बताना चाहेंगे शिव और पार्वती जी का जो विवाह है उसका उसमें झलक है। मदुरई आपका तमिलनाडु पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मदुरई तमिलनाडु में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और इसका जो निर्माण किया था, तो वो पांड्य राजा थे, कुलशेखर पांड्या नाम था। क्या नाम था? कुलशेखर पांड्या नाम था। इनके पास में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैरागी। वैरागी नदी है। वैरागी नदी के समीप में है ये मंदिर, मदुरई मतलब मीनाक्षी मंदिर। अगर आपको मौका मिले तो घूमने चाहिए, बहुत अच्छा मंदिर है, प्यारा मंदिर है। इसमें कलाकारी की गई है, मतलब आर्ट का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। उपासना का प्राचीन केंद्र व एक विशाल कला दीर्घा वाला मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर ऐतिहासिक नगर मदुरई का शीर्ष गौरव है। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? राजपूत पेंटिंग का जो समय है वो 9 से 14वीं शताब्दी के मध्य है। तो देखिए, क्षमा चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आयोग ने गलत मान लिया है। क्यों गलत माना है? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन चाहिए वो दिया ही नहीं है। राजपूत शैली का जो समय है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी, ठीक है, के मध्य तक का है। राजपूत शैली का जो है समय 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का है। अगला, इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? देखिए, बंगाल शैली के चित्रकार तो शारदा वकील हैं, सुधीर खास्तगीर हैं, मुकुल दे हैं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद जो हैं, ये पटना से संबंधित रखते हैं। और पटना उस समय कंपनी शैली के नाम से जाना जाता था। पटना जो ईश्वरी प्रसाद हैं, वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? आप एक बार देख लीजिए, हम 2004 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो एम एफ हुसैन ने, आप देख के बता दीजिए, ये मूवी का नाम मीनाक्षी है, जिसमें जो हीरोइन का रोल किया था वो तब्बू ने किया था। मीनाक्षी मंदिर नहीं, मीनाक्षी मूवी है। एम एफ हुसैन ने फिल्म बनाई थी मीनाक्षी मूवी। इसके अलावा हमने आपको बताई दिया है कई बार कि थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट मूवी बनाई थी, इसलिए इनको 1968 में स्वर्ण पदक बर्लिन महोत्सव में मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इनको बर्लिन में। इसके बाद इन्होंने जो मूवी बनाई, मीनाक्षी बनाई, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पहला सितारा मूवी बनाई। मोहब्बतें मूवी में इन्होंने स्वयं काम किया था। मकबूल फिदा हुसैन जो थे, फिदा हो जाते थे ये इनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित थी। और देखिए, हम आपके हैं कौन मूवी अगर आपने देखा होगा, तो ये उसको इकलौता देखने वाले 67 टाइम इन्होंने देखा था, है ना। और इन्होंने घोड़ा का फिगर बनाया हुआ है, मकड़ी और लैम्प के बीच का फिगर बनाया हुआ है, दो स्त्रियों का संवाद करते हुए फिगर बनाया हुआ है, दुपट्टों में 3 औरतों का फिगर बनाया हुआ है। ये रहने वाले महाराष्ट्र के थे, लेकिन आके इंदौर में बस गए। नीली रात का फिगर बनाया हुआ है। 100 करोड़ का सौदा किया था स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। दयोगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? दयोगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो कब बनना शुरू हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा, 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में दयोगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो बनना शुरू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं शताब्दी। अगला है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं?
मूर्तिकार हैं तो देवी राय चौधरी, डीपी चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगी, मुकुल डे। तो देवी राय चौधरी ये मूर्तिकार हैं, चित्रकार भी थे लेकिन मूर्तिकार के रूप में उन्होंने ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो विदिशा में। ये अशोक के द्वारा बनाया गया एक पिलर है, आप कह सकते हैं सांची स्तूप जो है आपका विदिशा में पड़ता है। और ये जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर दूर विश्व विख्यात सांची के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। भोपाल तथा विदिशा के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित सांची स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, आशित कुमार हल्दर इस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो चूंकि बहुत फेमस थे ये और ये लखनऊ से संबंधित हैं, लखनऊ के ये आशित कुमार हल्दर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल थे। कला शिक्षा के बाद स्वर्गीय हलदार शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात जयपुर कला विद्यालय एवं राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में के प्राचार्य रहे आशित कुमार हल्दर। याद रखिएगा। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितनी किलोमीटर दूर हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है एलोरा की गुफा के बारे में। तो ये जो ऑप्शन दे रहा है बिल्कुल सही नहीं है कोई ऑप्शन, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया था। क्योंकि अगर हम दूरी की बात करें, एलोरा जो आपका महाराष्ट्र में ही है 34 गुफा वाला, और अजंता की गुफा जो 30 गुफा वाला है, कि बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 82 किलोमीटर है। और यहाँ पे 82 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर मील में बात करें तो 50 मील है दूर पर है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो लघु चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र या दीवाल चित्र। तो आप याद रखिएगा, जो राजस्थानी चित्रकला के चित्र बनाए गए हैं वो पोथी चित्र में बनाए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला के उदाहरण पोथी चित्रों के अतिरिक्त स्फुट चित्रण के रूप में भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पोथी चित्र तो प्राप्त हुआ है, साथ साथ स्फुट चित्र भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला है वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? तो वॉश शांति निकेतन, अवनी बाबू को याद रखिए। ठीक है, आगे है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा तैल रंग के पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, तैल रंग के पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, इनको याद रखिएगा। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के बराबर माना जाता है? तो अगर आप पिकासो के बराबर मानते हैं, पाब्लो पिकासो के बराबर, तो आप FM हुसैन को मान सकते हैं। FN हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ये पाब्लो पिकासो के बराबर है। मदर टेरेसा या मदर गार्डेज की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? मदर गार्डेज की मूर्ति जो है टेराकोटा में बनी हुई है। और टेराकोटा में भी अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो की मूर्ति जो मिली है वो टेराकोटा में मिली है, कांस्य प्रतिमा की मूर्ति महिला का। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच पेंटिंग सबसे हार्ड होती है, इसको याद रखिएगा। किस रंग को मिलाएंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा? तो काला और सफ़ेद। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काला और सफ़ेद को मिलाइए तो ग्रे रंग बन जाता है। हम लोग बच्चों में बहुत सारा बनाए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह जो हुआ है पेंटिंग का, स्कल्पचर का, ग्राफिक आर्ट का, उपरोक्त सभी सारी चीज़ें नाम से वजह। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पेंटिंग यूज हुआ है, स्कल्पचर यूज हुआ है, स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें यूज हुई हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैली हुई है? अजंता की जो दूरी चूँकि 30 गुफा है आप जानते ही होंगे, तो लगभग ये 600 गज के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें गज की बात करें तो आप हमको बताइएगा, एक गज बराबर होता है मीटर में, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.914 मीटर है ना। तो उस हिसाब से अगर आप गुना करेंगे 600 गज में तो लगभग आपका किलोमीटर में आ जाएगा 949 के आसपास, सॉरी 549 के आसपास मीटर आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आयोग ने इसको गलत मान लिया था। अगर मीटर में पूछा जाए अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है, तो अजंता जो है 549 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। गज में पूछता है तो 600 गज में फैला हुआ है लगभग में। अगला है अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो न तो उसमें जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, केवल और केवल बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां
ज़्यादा मात्रा में मिली हुई हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सारनाथ पिलर कब बना था? तो सारनाथ पिलर जो है वो कब बना है? तीसरी शताब्दी में बना है सारनाथ पिलर, तीसरी शताब्दी में। सारनाथ यानी आपका यूपी में पड़ता है सारनाथ पिलर, तीसरी शताब्दी में बना हुआ है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? 9.7 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आपका मोतिहारी बेतिया के साइड में पड़ता है, ये बिहार में। अशोकन पिलर लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है। इसका बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं किया गया, अगर आप देखना चाहेंगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो कि होना चाहिए संरक्षण। हमारे जो पुराने समय में जितने भी चीज़ें हैं उनका संरक्षण जरूर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 9.7 मीटर की ऊंचाई है, अब अच्छा बना था। ठीक है, पाली ग्रब जो है इसमें ब्राह्मी लिपि में इसको छापा गया है एक प्रकार से। आगे हम बात करते हैं, शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? शुंग स्कूल ऑफ आर्ट जो है 184 से 172 ईसा पूर्व में पढ़ा गया। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट 184 से 172 ईसा पूर्व में बढ़ा। आगे, अजंता की बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी हुई है? तो कई बार हमने बताया, गुफा संख्या 1 में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ साथ अजंता में कुल 30 गुफा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पहली गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, 16 नंबर गुफा में आपको मिलेगा मर्दासन राजकुमारी, और 17 नंबर गुफा में आपको मिल जाएगा भिक्षुक बुद्ध, और गुफा संख्या 2 में 1000 से ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमा मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।